प्रिय विद्यार्थियों, हम इससे पूर्व की क्लासों में सिलेबस, पेपर का पैटर्न, हमारी 5 यूनिट के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके थे। उसके बाद हमने हमारी यूनिट पहली जो गबन उपन्यास से जुड़ी हुई है, जिसके राइटर है मुंशी प्रेमचंद, 1931 में प्रकाशित हुआ, 52 अंकों का है, 232 पृष्ठ के आसपास का उपन्यास है, बड़ा लंबा चौड़ा। उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। उपन्यास पढ़ने से पहले हमने मुंशी प्रेमचंद द्वारा कौन कौन से उपन्यास लिखे गए, उनका कहां पर जन्म हुआ, कहां पर मृत्यु हुई, कौन कौन सी शैली का ये उपयोग करते हैं, उसकी सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब हम हमारी यूनिट पहली जो गबन उपन्यास से जुड़ी हुई है उससे प्रारंभ करने वाले। प्रारंभ करने से पहले उसके 52 एपिसोड में से पहला अंक लेने से पहले हम इस उपन्यास के सभी पात्रों का एनालाइज कर लेते हैं, उनके कुछ हल्के फुल्के नाम, उनके आपसी संबंध याद करने की कोशिश करते हैं, जिससे जब भी हम उपन्यास पढ़ेंगे तो ये पात्र हमें परिचित लगेंगे, न कि अपरिचित। पात्रों का परिचय निम्न प्रकार रहेगा। पात्र हमेशा 2 होते हैं, मुख्य पात्र और अन्य पात्र। पात्र को हम चरित्र भी कहते हैं, और परीक्षा में जो मुख्य पात्र होते हैं उनका चरित्र चित्रण अवश्य पूछा जाता है। भाग 6 में 15 नंबर के क्वेश्चन के रूप में जो मुख्य पात्र हम उपन्यास पढ़ने के उपरांत पता करेंगे कि ये 1, 2, 3 मुख्य पात्र हैं, उनका चरित्र चित्रण भाग 6 में 15 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाता है। कंफर्म पूछा जाएगा, मतलब कंफर्म पूछा जाएगा। पात्र पालन करते हैं जिसके अंदर एक परिवार आएगा, उसके मुखिया, उस परिवार के मुखिया होंगे दीनदयाल। इन मुखिया की पत्नी, अर्थात इस व्यक्ति की पत्नी होगी मानकी। कुछ नाम ग्रामीण परिवेश के हैं, क्योंकि कहानी उत्तर प्रदेश के आसपास में जुड़ी हुई है। इन पति और पत्नी की इकलौती लड़की होगी चाची। ये एक पूरा परिवार है, दीनदयाल, मानकी और चालपा का। उसके उपरांत हम बात करेंगे एक और परिवार की, जिसके मुखिया हैं दयानाथ। उनकी पत्नी का नाम रामेश्वरी। यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, किसी किसी उपन्यास में दयानाथ की पत्नी का नाम जोगेश्वरी लिखा गया, क्योंकि प्रिंट होते हैं उपन्यास तो कुछ नाम मिसप्रिंट हो जाता है। लेकिन हमें नाम याद रखना है रामेश्वरी। जोगेश्वरी का है या रामेश्वरी का है, नाम रामेश्वरी होगा। दयानाथ पति है, रामेश्वरी पत्नी है, 3 लड़के हैं। पहला लड़का बड़ा रमानाथ, उसके उपरांत मध्य लड़का गोपीनाथ और सबसे छोटा लड़का विशंबरनाथ। 3 लड़कों का परिवार है, माता पिता है दयानाथ और रामेश्वर। जब हम कहानी पढ़ेंगे तो इन चरित्र के बारे में जानेंगे कि ये लोग कैसे हैं, लोभी हैं या दानी हैं, क्रोधी हैं या सविनयपूर्ण व्यवहार करने वाले हैं, नौकरी कहां करते हैं। फिर एक परिवार आएगा जिसमें 3 लोग होंगे, वकील साहब, उनका नाम भी पता करेंगे, नाम क्या है, उनकी पत्नी रतन और उनका भतीजा। वकील साहब, रतन, भतीजा। अब देखिए हम 3 परिवार हो चुके हैं, दीनदयाल का, दयानाथ का, वकील साहब का। ये उपन्यास जिस समय लिखा गया, जिस वातावरण में लिखा गया, उस समय पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था। इसके लिए हम मुखिया दयानाथ और दीनदयाल को मानेंगे। फिर एक परिवार आएगा जिसके अंदर देवी दीन है और जगुआ, दोनों पति पत्नी।
जैसे ही पति पत्नी वकील साहब रतन है, दीनदयाल मानकी है, दयानाथ रामेश्वरी है, वैसे द्विवेदी और चरको है। एक व्यक्ति होगा इसमें, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लेकिन महत्वपूर्ण, रमेश बाबू। बाबू नाम से आपको पता चल जाएगा। ये संबोधन होते हैं जो नौकरी करते हैं उसके नाम को लेकर। एक मुस्लिम कैरेक्टर है, मुस्लिम महिला जिसका नाम है जोहरा। कुल मिलाकर ये परिवार है हमारे सामने, जिसमें हमने 4 परिवार देखे, 2 अदर कैरेक्टर देखे जो इकलौते कैरेक्टर के रूप में सामने आते हैं। दीनदयाल पूरा परिवार, दयानाथ पूरा परिवार, देवी दीन के पति पत्नी हैं सिर्फ नाम, इसके लिए उनका परिवार, वकील साहब का परिवार, रमेश बाबू इकलौते कैरेक्टर है अलग से, जोहरा अलग से कैरेक्टर है। इनके परिवार का चित्रण यहाँ पर नहीं किया गया। इन सभी पात्रों का परिचय लेने के उपरांत हम जब भी उपन्यास पढ़ते हैं तो हमें यह पता करना है कि कौन सा पात्र मुख्य है, कौन सा अन्य है। जो मुख्य पात्र है या जो अन्य पात्र है, उनके चरित्र की विशेषताएं, उनका चरित्र किस ढंग से परिवर्तित होता है, उनमें क्या क्या नाकामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब इन कैरेक्टर के नाम लेने के उपरांत हम पहला एपिसोड प्रारंभ करेंगे। जिस प्रकार आप टीवी के अंदर किसी नाटक को देखते हैं तो उसमें एपिसोड आता है। एपिसोड अंग्रेजी शब्द है और हिंदी में उसे कहते हैं अंक। इस एपिसोड के कुल अंक 52, हमारे पहले अंक की शुरुआत करने वाले हैं। जब उपन्यास आप लेंगे, गबन उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद का फोटो भी है, नाम भी है प्रेमचंद का। जब इसे हम प्रारंभ करेंगे, प्रकाशन भले कहीं का हो लेकिन इसमें अंक जरूर होंगे। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे 1 नंबर। ये 1 नंबर का अर्थ है पहला अंक, यह से कहानी प्रारंभ होती है। पूरा उपन्यास ऑनलाइन क्लासों में मेरे लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ समय की सीमाएं हैं, कुछ कक्षाओं की सीमाएं हैं कि हमें क्लासें इतनी ही लेनी है। रेगुलर क्लास में भी, ऑनलाइन क्लास में भी अमूमन गबन उपन्यास का सारांश आपको सुनाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस उपन्यास को खरीदें, घर ले जाकर पढ़ें, और मैं जो पढ़ाता हूं उसके उपरांत आप वापस से पढ़ें तो आपका रिवीजन होता रहेगा। उपन्यास एक फिल्म की भांति आपके दिमाग में उतरता जाएगा, गहराई से आप उसको याद करेंगे। हम पहले अंक की बात करें। इस अंक में सबसे पहला कैरेक्टर हमारे सामने आता है जिसका नाम है दीनदयाल। ये प्रयाग के हैं। प्रयाग का पुराना नाम, नया नाम इलाहाबाद भी है। वहां पर प्रयाग को हम लेते हैं उत्तर प्रदेश में। प्रेमचंद उत्तर प्रदेश के हैं, कहानी उत्तर प्रदेश की है। कहानी के तत्वों में हमने देश का वातावरण देखा था, जिसमें हमें समय और स्थान बताना है। स्थान आपके सामने आ चुका है, प्रयाग, जो उत्तर प्रदेश का इलाका है। दीनदयाल जी प्रयाग क्षेत्र में एक गांव है, वहां पर रहते हैं और जीवन यापन करने के लिए मुंशीगिरी का काम करते हैं, बाबू का, हिसाब किताब का, जो आधुनिक काल में सीए होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट। प्रयाग के उस गांव में एक जमींदार है, जिसे हम जागीरदार कह सकते हैं, गांव का पंच कह सकते हैं, गांव का मुखिया कह सकते हैं, जिनके पास कई पैसे होते हैं, कई सारी जमीनें होती हैं, कई सारे लगान आते हैं उनके, कई सारे टैक्स आते हैं, कई सारे ब्याज के पैसों की कमाई आती है। उन सब का हिसाब करने के लिए दीनदयाल को नियुक्त किया गया। ये जमींदार के मुक्ता यानी मुंशी है। दीनदयाल जी, जब हम उपन्यास में इनको देखते हैं तो ये बेईमान प्रवृत्ति के हैं। ये हिसाब किताब में बेईमानी करते हैं, लगान वसूलने में बेईमानी करते हैं, गरीब किसानों को या गरीब मजदूरों को जो पैसे जमींदार ब्याज पे देता है उसमें ये ऊपर नीचे करके कमाई कर लेते हैं। कुल मिलाकर ये बेईमानी की कमाई करने के कारण ही इनके
पत्नी जो है मानकी, उसके 3 लड़के होते हैं अलग अलग समय में, जुड़वा नहीं, अलग अलग समय में। और ये तीनों लड़के जन्म लेते ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अकाल मृत्यु का संबंध व्यक्ति जब अपनी जीवन आयु पूरी नहीं कर पाता, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जीवन पूरा जी नहीं पाता, उसके बीच में मर जाता है, तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। 3 लड़के हुए समय के साथ, और तीनों लड़के जन्म लेने के उपरांत जन्म के समय अकाल मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। दीनदयाल जी बड़े भारी मन से, मानकी बड़े भारी मन से जीवन जी रहे हैं, क्योंकि इनके कोई भी संतान नहीं होती। जो संतान होती है वो ईश्वर को प्यारी हो जाती है, अकाल मृत्यु को हो जाती है। ये बात आपको और मुझे पता है कि ये बेईमानी की कमाई करते हैं, उसके दुष्परिणाम इनके परिवार में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो खुद बेईमान होता है वो कभी ये स्वीकार नहीं करता कि मैं बेईमान हूं, बेईमानी के कारण मुझे ये परिणाम देखने को मिले हैं। समय हुआ, कुछ मन्नतें मांगी, कुछ मजारों पे फूल चढ़ाए, कुछ चादरें चढ़ाई गई, कुछ देवताओं के व्रत उपवास किए गए, यज्ञ किए गए, पुण्य हवन किए गए, और आखिर में इनके घर एक लड़की का जन्म होता है। और उस लड़की के जन्म के पहले और बाद में, पहले की संतानें जीवित नहीं रही, बाद में कोई संतान नहीं हुई, इसके लिए वो लड़की जो है वो कहलाती है इनकी इकलौती लड़की। नामकरण किया जाता है उसका जालपा। अब यहां पर मैं आपको जालपा के चरित्र की कुछ विशेषताएं बताऊं, जिससे कहानी आगे बढ़ती रहेगी। आप उसके परिवार का वातावरण समझेंगे कि ये किस घराने से है, किस परिवार से है, उस परिवार का वातावरण कैसा है, बच्चे के संस्कार कहां से है। जालपा दीनदयाल और मानकी की इकलौती लड़की है, क्योंकि आपको पता है 3 लड़के हुए थे, तीनों अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, कोई संतान नहीं बची, इकलौती लड़की हुई है ईश्वर की कृपा से। जालपा अमीर वर्ग से ताल्लुकात रखती है, क्योंकि गांव में या तो जमींदार साहब अमीर है, या कोई व्यापारी होगा, या फिर जमींदार साहब के यहाँ नौकरी करने वाले दीनदयाल जी, जो बेईमानी से पैसे कमा लिए, अमीर वर्ग में माने जाएंगे। गांव में जो तुलना की जाए समाज का वर्गीकरण करते हैं, काफी ऐशो आराम में रहती है, क्योंकि इकलौती लड़की है, दीनदयाल के आगे पीछे कोई है नहीं, कमाई बहुत है, तनख्वाह भी आती है, ऊपर की कमाई भी है, तो ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। जालपा को कभी भी भूख पानी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। ऐशो आराम की जिंदगी कैसे जी गई, क्योंकि जालपा के आगे पीछे सारा दिन नौकर घुमा करते हैं। जो गरीबों के बच्चे होते हैं वो खाने के लिए तरसते हैं, और अमीरों के जो बच्चे होते हैं वो खाने से कतराते हैं कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं पीना। तब नौकर चाकरों की सेवा में आगे पीछे होते हैं। सबकी लाड़की है, माता पिता की भी, क्योंकि इकलौती है। पूरे परिवार में एक ही लड़की है जो बचपने में जीवन जी रही है, तो सब प्यार करता हो। छोटे बच्चा कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, अमीर हो या गरीब हो, सब प्यार करते हैं। तो जालपा को भी सब लाड प्यार करते हैं। सहेलियों से घिरी हुई रहती है जालपा, क्योंकि उस गली मोहल्ले में जालपा थोड़ी हंसती खेलती घूमती फिरती है, उस पर कोई किसी तरह की पाबंदियां नहीं है, तो सहेलियों की भी थोड़ी लोकप्रिय है कुल मिला के। जालपा अपनी माता से कई सारी चीजें सीखती है, जैसे माँ थोड़ा ज्यादा सौंदर्य बढ़ाने के प्रयोग करती है, कुछ आभूषण पहनती है, नई नवेली साड़ियों का प्रयोग करती है, तो जालपा अपनी माँ से ये चीजें सीखती है। क्योंकि एक लड़की जो जन्म लेती है, उससे जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती तब तक माँ से उसका लगाव थोड़ा ज्यादा रहता है, माँ से वो चीजों को कॉपी करती है। तो हमने देखा इस पहले एपिसोड में एक परिवार को जिसकी मुखिया है दीनदयाल, प्रयाग के गांव में है, जमींदार के मुंशी का काम करते हैं, 3 लड़के हुए थे, अकाल मृत्यु प्राप्त हो गए। बड़ी मुश्किल से उनकी पत्नी मानकी को एक लड़की हुई जिसका नाम रखा गया जालपा। और फिर आपने देखा जालपा का जो कैरेक्टर है, व्यक्तित्व है, उसकी विशेषता है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, हम अगले एपिसोड में आपसे वापस मिलते हैं। कबन का पहला एपिसोड आपने पढ़ा, उसको हम रिवीजन करते हुए सेकेंड एपिसोड की बात करेंगे। कुछ
मुख्य मुख्य चीजों की, पूरा एपिसोड हम वापस से नहीं पढ़ेंगे, मुख्य मुख्य चीजें अगले एपिसोड में मिलते हैं अंक सेकंड में। तब तक के लिए धन्यवाद।